हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एंडेमी क्लासेस परिवार में। आज हम लोग दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वनडे एग्जाम्स और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? आप सभी को बताना है। ऑप्शन ए अंगूरों की खेती व उसके उत्पादन से, ऑप्शन बी रेशम के उत्पादन से, ऑप्शन सी मत्स्य के उत्पादन से, ऑप्शन डी फूलों के उत्पादन से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है इसका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन बी रेशम के उत्पादन से। इसमें रेशम के उत्पादन के साथ साथ रेशम कीट पालन भी आ जाता है। वाह, रेशम कीट पालन भी आ जाता है दोस्तों। रेशम कीट पालन। अन्य ऑप्शंस दोस्तों देख लेते हैं। अंगूरों की खेती व उसके उत्पादन को क्या कहते हैं? उसके उत्पादन को दोस्तों कहते हैं विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों जानते हैं? विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। मत्स्य के उत्पादन को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? मत्स्य के उत्पादन को दोस्तों जानते हैं पिसीकल्चर के नाम से। पिसीकल्चर के नाम से जानते हैं। फूलों के उत्पादन को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? फूलों के उत्पादन को दोस्तों फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी लोक सेवा आयोग, ऑप्शन डी अंतर्राज्यीय परिषद है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन बी नीति आयोग। नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग ना ही संवैधानिक संस्था है ना ही वैधानिक संस्था है। ये वैधानिक संस्था भी नहीं है, वैधानिक भी नहीं है, वैधानिक भी नहीं है दोस्तों। ध्यान रखना, वैधानिक संस्था क्या होती है? ऐसी संस्थाएं वैधानिक संस्थाएं होती हैं जिनका किसी एक्ट के माध्यम से बनाई जाती हैं या किसी एक्ट में जिक्र किया जाता है, वे संस्थाएं वैधानिक संस्थाएं होती हैं। संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं? संवैधानिक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका संविधान में जिक्र किया गया, उल्लेख किया गया और उनका संविधान में एक एक्ट दिया गया है। यानी कि संविधान में जिनका जिक्र है, संविधान में जिनका उल्लेख है, संविधान में जिनका उल्लेख है वे संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। जिनका किसी एक्ट दिया गया, एक्ट के माध्यम से बनाई गई संस्थाएं, एक्ट के माध्यम से बनती हैं ये संस्थाएं, वैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं, एक्ट के माध्यम से बनती हैं। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। ये सभी संविधान में इनका जिक्र किया गया है। वित्त आयोग की बात करते हैं, ये अनुच्छेद 280 में दिया गया है। वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों। लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में बात की गई, इसके बारे में 315 में बात की गई है। इसकी बात करते हैं अंतर्राज्यीय परिषदों के बारे में, ये अनुच्छेद 263 में इसके बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में अभी तक कितने परिसीमन आयोगों का गठन किया गया? आपको बताना है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो इसका राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है इसका ऑप्शन ए 4। क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए 4। परिसीमन आयोग क्या होता है? परिसीमन आयोग जो भी प्रत्येक जनगणना के बाद जो भी लोकसभा विधानसभाओं की सीटों को बढ़ाना रहता है, ये इसका काम परिसीमन आयोग ही करता है। ये एक बहुत संवैधानिक संस्था है, बहुत ही शक्तिशाली संस्था है। ये एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है। इसका अनुच्छेद 82 में इसका जिक्र किया गया दोस्तों। ध्यान रखना, अनुच्छेद 82 में इसके बारे में जिक्र किया गया कि प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अभी बात कर लेते हैं कितने परिसीमन आयोग बनाए गए। 4 बनाए गए। 1951 में स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना हुई थी, उसके बाद एक परिसीमन आयोग बनाया गया।
फिर 1961 की जनगणना हुई, उसके बाद एक प्रशिमन आयोग बनाया गया। 1971 की जनगणना हुई, उसके बाद एक प्रशिमन आयोग बनाया गया। फिर उसके बाद प्रशिमन आयोग नहीं बनाए गए। क्यों दोस्तों नहीं बनाए गए? प्रशिमन आयोग इसलिए नहीं बनाए गए, जो उत्तर भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, जबकि दक्षिण भारत में जनसंख्या नियंत्रण अच्छा खासा चल रहा था, इसीलिए इसके बाद प्रशिमन आयोग नहीं बनाए गए। इसके बाद सीधे 2001 की जनगणना के बाद प्रशिमन आयोग दोस्तों बनाया गया 2002 में। तो टोटल दोस्तों 4 प्रशिमन आयोग बनाए गए अभी तक, 1951 के बाद, 61 के बाद और 71 के बाद और 2002 में। तो यानी टोटल 4 प्रशिमन आयोग दोस्तों बनाए गए। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एससीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी शंघाई, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी मनीला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन ए बीजिंग, इसका ऑप्शन ए बीजिंग रहने वाला है दोस्तों। एससीओ की बात कर लेते हैं। एससीओ का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एससीओ का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना दोस्तों 2001 में हुई थी। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। टोटल इसमें अभी तक कितने मेंबर? टोटल अभी इसमें 10 मेंबर हैं, 10 सदस्य हैं इसके, 10 सदस्य हैं। 10वां सदस्य दोस्तों अभी बना है, 10वां सदस्य अभी बना है, 2024 में बना है, 2024 जुलाई में बना है, अभी इसी मंथ में बना है। उसका नाम क्या है? 10वां सदस्य बेलारूस। दोस्तों ध्यान रखना, 10वां सदस्य इसका बेलारूस बना है। ठीक है, बेलारूस अभी 2024 बना है। इसकी मीटिंग 2024 की मीटिंग कहाँ पर हुई दोस्तों? 2024 की मीटिंग दोस्तों अस्ताना में हुई है, अस्ताना में हुई है। अस्ताना किसकी दोस्तों राजधानी है? ये कैपिटल किसकी है दोस्तों? ये कजाकिस्तान की कैपिटल है दोस्तों, ध्यान रखना। किसकी कैपिटल है दोस्तों? कजाकिस्तान की कैपिटल है। और बात करते हैं दोस्तों 9वां सदस्य इसका कौन था? 9th सदस्य दोस्तों इसका ईरान था। ईरान था। कब बना? ये 2023 में बना, जब भारत होस्टिंग कर रहा था। भारत क्या कर रहा था? अध्यक्षता कर रहा था एससीओ की। 2023 में भारत अध्यक्षता कर रहा था, तब 10वां सदस्य ईरान ऑफिशियली बना। ठीक है दोस्तों। भारत दोस्तों इसमें कब शामिल हुआ दोस्तों? ध्यान रखना, भारत इसमें 2017 में शामिल हुआ। भारत इसमें दोस्तों 2017 में शामिल हुआ। भारत के साथ इसमें पाकिस्तान भी 2017 में शामिल हुआ। इसमें पाकिस्तान भी इसमें 2017 में शामिल हुआ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट को अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। जिनेवा में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मुख्यालय है, जिसमें एक आ जाता है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आ जाता है, WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, वीपो का आ जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वीपो का आ जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनका भी मुख्यालय आ जाता है। मनीला में बहुत ही फेमस एक मुख्यालय दोस्तों याद करते हैं उसे, ADB का, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? आपको बताना है। ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी रेटिनॉल, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों इसका रासायनिक नाम है। अब बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से कौन सा रोग दोस्तों हो जाता है? इसकी कमी से दोस्तों हो जाता है एस्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा दोस्तों रोग हो जाता है? एस्कर्वी रोग हो जाता है। ये ज़्यादातर किस में पाया जाता है? ये ज़्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है दोस्तों। है किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में। ध्यान रखना दोस्तों, खट्टे फलों में पाया जाता है। अन्य ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शन इसमें रेटिनॉल दिया गया, ये किसका दोस्तों रासायनिक नाम है? ध्यान रखना दोस्तों, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से दोस्तों रतौंधी रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है दोस्तों, दिखाई कम पड़ना लगता है। ठीक है दोस्तों। इसकी बात करते हैं कैल्सीफेरॉल की। कैल्सीफेरॉल विटामिन दोस्तों डी का नाम है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसकी कमी से दोस्तों रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग जिसे कहते हैं। क्या दोस्तों हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। ये ज़्यादातर बच्चों में हो जाता है, बच्चों में हो जाता है, जबकि वयस्क में जबकि क्या हो जाता है दोस्तों? है वयस्कों में दोस्तों हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया दोस्तों वयस्कों में रोग हो जाता है।
ठीक है दोस्तों। अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं। टोकोफेरल दोस्तों, टोकोफेरल विटामिन ई का नाम है। इससे क्या हो जाता है, जो दोस्तों जनन शक्ति कम हो जाती है, छीड़ हो जाती है, जो जनन शक्ति है वह छीड़ हो जाती है दोस्तों, ठीक है। जनन शक्ति दोस्तों क्या हो जाती है, छीड़ हो जाती है। जो विटामिन डी है दोस्तों, विटामिन डी को हम किससे प्राप्त करते हैं, विटामिन डी को दोस्तों सूर्य की किरणों से प्राप्त करते हैं। किससे दोस्तों, सूर्य की किरणों से दोस्तों में विटामिन डी प्राप्त होती है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 इसका राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही। अनुच्छेद 19 का दोस्तों 1919 में 6 भाग हैं। क्या दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 19 के भाग 1 में 6 उपभाग हैं, यानी कि 19 का एक भाग का कह सकते हैं, अनुच्छेद 1 का भाग का है, जिसमें क्या किया दिया गया, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई दोस्तों। किसकी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई दोस्तों। उसी में क्या आ जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है दोस्तों। इसी में दोस्तों शांति का अधिकार भी शामिल होता है, शांति का अधिकार भी दोस्तों शामिल होता है, ध्यान रखना दोस्तों, शांति का अधिकार भी शामिल होता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। इसमें देखते हैं अनुच्छेद 20 किससे दिया गया। अनुच्छेद 20 दोस्तों यानी कि जब भी दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 20 किसकी बात करता है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दोस्तों, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में दोस्तों संरक्षण की बात करता है, ध्यान रखना दोस्तों। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण बात करता है, सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। इसके दोस्तों भाग 3 है, यानी कि भाग ए बी सी। बात करते हैं भाग ए क्या कहता है कि यानी कि जो भी कोई भी कानून पूर्व पद कानून नहीं लागू होगा। पहला क्या बात करते हैं, पूर्व पद कानून लागू नहीं होगा, पूर्व पद कानून लागू नहीं होगा, कानून लागू नहीं होगा, लागू नहीं, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर सजा, जिस समय कोई भी व्यक्ति को अपराध किया है, जो उस समय मौजूद कानून वही उस पर कानून लागू। ऐसा कानून नहीं होगा कि कोई कानून लागू कर दिया और पहले से किसी को दोषी को ठहराया जाए, ठीक है दोस्तों। कोई पूर्व पद कानून लागू नहीं होगा इसमें। और नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दोस्तों कहता है कि दोहरी क्षति नहीं होगी, दोहरी क्षति की बात करता है, दोहरी क्षति नहीं होगी दोस्तों, ध्यान करना, इसमें दोहरी क्षति नहीं दी जाएगी। दोहरी क्षति नहीं दोस्तों, मान लिया कि किसी ने एक अपराध किया है तो उसे एक अपराध की जितनी सजा होगी उतनी दी जाएगी, एक अपराध के लिए उसे दोहरी क्षति नहीं दी जाएगी, ध्यान रखना दोस्तों। और स्वाभिशंसन नहीं, स्वयं के विरुद्ध दोस्तों गवाही नहीं इसमें चलेगी, स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं, विरुद्ध गवाही नहीं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 21 की दोस्तों, बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है दोस्तों, अनुच्छेद 21 दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता दोस्तों है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों देता, ध्यान रखना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की दोस्तों बात करता है, ध्यान रखना दोस्तों। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 19 दोस्तों की किससे, अनुच्छेद 17 दोस्तों किससे बात करता है, अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, अस्पृश्यता के अंत की बात करता है दोस्तों, ध्यान रखना, अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, अस्पृश्यता के दोस्तों अंत की बात करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो दोस्तों कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो हमारा किस राज्य से संबंधित है, वो है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। असम का कौन सा फेमस शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया, कौन सा दोस्तों है, सत्रिया, सत्रिया दोस्तों असम का फेमस शास्त्रीय नृत्य है। केरल में दोस्तों 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक का नाम क्या है, एक का नाम दोस्तों है कथकली, एक का नाम दोस्तों कथकली, एक का नाम है मोहिनी अट्टम दोस्तों, ध्यान रखना, मोहिनी अट्टम,
एक का नाम दोस्तों मोहिनीअट्टम। अन्य बात कर लेते हैं, तमिलनाडु का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है फेमस? दोस्तों तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। तमिलनाडु को दोस्तों क्या फेमस शास्त्रीय नृत्य? भरतनाट्यम। अन्य ऑप्शन दोस्त देख लेते हैं। अन्य ऑप्शंस में एक आ जाता है दोस्तों ओडिशा। ओडिशा का भी दोस्तों एक फेमस शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा का दोस्तों ओडिसी है, ध्यान रखना दोस्तों, ओडिशा का ओडिसी है। और जो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में जो प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में जो प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में भी प्रसिद्ध है ये पूरा शास्त्रीय नृत्य, उसका नाम दोस्तों क्या? उसका नाम है कथक। दोस्तों ध्यान रखना क्या नाम है? कथक। ये कथक और कथकली अलग है, ये कथक अलग है और ये यहाँ कथकली अलग है। दोस्तों टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हो गए? टोटल दोस्तों 6 शास्त्रीय नृत्य हैं। टोटल 6 शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, आपातकालीन उपबंध संविधान के किस भाग से संबंधित हैं? आपको बताना है। ऑप्शन ए भाग 16, ऑप्शन बी भाग 20, ऑप्शन सी भाग 18 और ऑप्शन डी भाग 14। तो इसका दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी भाग 18। भाग 18 दोस्तों आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। इसमें दोस्तों आर्टिकल 352 से लेकर अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 में आपातकालीन उपबंधों के बारे में चर्चा की गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपातकालीन उपबंधों के बारे में। अनुच्छेद 352 में दोस्तों आपातकालीन उपबंध किसके बारे में कहा गया? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 356 में दोस्तों किसके बारे में बताया गया? अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में उल्लेख किया गया, राष्ट्रपति शासन के बारे में, राष्ट्रपति शासन के बारे में उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 360 में दोस्तों वित्तीय आपातकाल के बारे में बात की गई है। किसके बारे में दोस्तों बात की गई? वित्तीय आपातकाल के बारे में। वित्तीय आपातकाल के बारे में दोस्तों बात की गई। अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया है, वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी नहीं लगाया गया। राष्ट्रपति शासन कई राज्यों में कई बार लगाया गया और राष्ट्रपति और राष्ट्रीय आपातकाल भी दोस्तों हमारे भारत में 3 बार लगाया गया। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर ऑप्शन आ जाए तो ये 3 बार अभी तक लगाया गया, ध्यान रखना दोस्तों। अन्य ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। भाग 16 में दोस्तों क्या क्या बताया गया है? भाग 16 में हमारे कुछ विशेष वर्गों से संबंधित उपबंध दिए गए, जिसमें लोकसभा विधानसभा में सीटों का आरक्षण हो गया, जो महिलाओं भी SC/ST वर्ग के लिए, OBC वर्ग के लिए जो कुछ करना है। और अनुच्छेद 20 दोस्तों किसके बारे में बताया गया? अनुच्छेद दोस्तों 20 बताता है हमारे संविधान संशोधन की शक्ति देता है, संविधान संशोधन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों बताता है? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की शक्ति देता है। अनुच्छेद इससे 368 अनुच्छेद संबंधित है, आर्टिकल 368 इसी भाग से संबंधित है। भाग 14 दोस्तों किसके बारे में बात करता है? भाग 14 दोस्तों जो भी संघ लोक सेवाएं और राज्य लोक सेवाओं से संबंधित प्रावधान इसी में दिए गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। हो गया दोस्तों ये क्वेश्चन पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित आपको बताना है। अनातोलिया का पठार किस में स्थित? दोस्तों तुर्की, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी चिली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए तुर्की। अनातोलिया का पठार दोस्तों तुर्की में स्थित है। अब बात कर लेते हैं अनातोलिया के पठार के बारे में। अभी चिली में एक और फेमस पठार स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना, उसे अटाकामा का मरुस्थल दोस्तों कहते हैं। क्या कहते हैं? अटाकामा का मरुस्थल, अटाकामा का मरुस्थल दोस्तों कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? अटाकामा का मरुस्थल कहते हैं, जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है दोस्तों। इसमें बात करते हैं यहाँ, ये इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन की अधिकता इस पठार में पाई जाती है, नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए ये उर्वरक प्रदान करता है, उर्वरकता के लिए फेमस है दोस्तों। अन्य ऑप्शंस की दोस्तों बात करते हैं। हो गया, देख लेते हैं दोस्तों अनातोलिया का पठार कहाँ पे स्थित है? तुर्की में। अनातोलिया का पठार ये रहा तुर्की में। तुर्की की राजधानी दोस्तों क्या? तुर्की की राजधानी अंकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा कर प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में नहीं आता? आपको दोस्तों बताना है कौन सा कर प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी निगम कर,
ऑप्शन सी जीएसटी, इनमें से कोई नहीं। तो बताना दोस्तों, इसमें जो जीएसटी है, जीएसटी हमारा प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में नहीं आता है। जीएसटी हमारा प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। तो देख लेते प्रत्यक्ष कर क्या होता है और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। प्रत्यक्ष कर दोस्तों क्या होते हैं देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष कर के बारे में देख लेते हैं। प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। प्रत्यक्ष कर दोस्तों क्या होता है, जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है उसे ही कर का भुगतान करना होता है। यानी कि जो करापात और कराघात एक ही व्यक्ति पे होता है। करापात और कराघात दोस्तों एक ही व्यक्ति पे होता है। ध्यान रखना दोस्तों, करापात कराघात दोस्तों एक ही व्यक्ति पर होता है। ध्यान रखना, इसमें एक ही व्यक्ति पर होता है, एक ही व्यक्ति पर होता है। जबकि इसमें जो करापात यानी कि कर किसी और पे लगाया जाता है, भुगतान कोई और करता है। करापात और कराघात अलग अलग व्यक्ति पे होता है। यानी कि करापात लगाना और कराघात जो भुगतान कर, यानी कि करापात कराघात अलग अलग व्यक्ति पे होता है। दोस्तों ध्यान रखना, अलग अलग व्यक्ति पे होता है। ठीक है दोस्तों, करापात और कराघात अलग अलग व्यक्ति में। इसमें कौन कौन से कर आ जाते हैं, इसमें जो एग्जाम्पल दिए गए, इनकम टैक्स आ जाता है, आईटी हो गया, निगम कर आ जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स दोस्तों आ जाता है, और कैपिटल गेन टैक्स आ जाता है। क्या दोस्तों आ जाता है, CGT, कैपिटल गेन टैक्स आ जाता है। और भी कई सारे टैक्स आ जाते हैं। इसमें दोस्तों जो प्राय मुख्य है वो आ जाता है, GST आ जाता है। GST दोस्तों आ जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोस्तों आ जाता है। इसके बाद इसमें देख लेते हैं कस्टम ड्यूटी दोस्तों आ जाती है। कस्टम ड्यूटी भी दोस्तों अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आ जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों एक्साइज ड्यूटी आ जाती है। बहुत सारे टैक्स अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना किस पे की जाती है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए GDP, ऑप्शन बी GNP, ऑप्शन सी NNP, ऑप्शन डी NDP। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन सी NNP। जो राष्ट्रीय आय की दोस्तों गणना की जाती है NNP पे की जाती है। तो बात कर लेते हैं NNP का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है। NNP का नेट नेशनल प्रोडक्ट, क्या फुल फॉर्म है दोस्तों, नेट नेशनल प्रोडक्ट दोस्तों इसका फुल फॉर्म है। ध्यान रखना दोस्तों, नेट नेशनल प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। NNP कैसे निकालते हैं। NNP निकालने के लिए पहले दोस्तों हमें GNP निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, GNP। GNP का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दोस्तों इसका फुल फॉर्म है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये कैसे दोस्तों निकालते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। यानी कि किसी भी देश के नागरिकों द्वारा, किसी भी देश के नागरिकों द्वारा, किसी भी देश के नागरिक हैं, ठीक है दोस्तों, नागरिकों द्वारा, नागरिक हो गए किसी भी देश के नागरिक, उनके द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य, उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं, वस्तु एवं सेवाएं, उसका अंतिम मूल्य दोस्तों, इसका क्या रहता है, अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य को दोस्तों इसमें काउंट करते हैं, किसी भी देश के इसमें नागरिक शामिल हो जाते हैं। और ये प्राय अवधि कितनी रहती है, प्राय अवधि जो रहती है वो 1 वर्ष की रहती है। अवधि जो रहती है प्राय 1 वित्तीय वर्ष की रहती है, 1 वित्तीय वर्ष की रहती है। तो ध्यान रखना 1 वित्तीय वर्ष की रहती है। यानी कि 1 वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जो किसी भी देश के नागरिकों द्वारा 1 वर्ष के, यानी किसी भी देश के नागरिकों द्वारा 1 वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को हम लोग क्या कह देते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कह देते हैं। तो हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी भी देश के नागरिक आ जाते हैं। देश के नागरिक अगर हमारे देश के नागरिक देश में भी रह रहे हैं, विदेश में भी रह रहे हैं, तो यानी कि वहाँ उनके द्वारा जो भी उत्पादित किया जा रहा है और भारत में जो भी उत्पादित किया जा रहा है, सारी चीज़ों को काउंट करते हैं। इसमें केवल देश के नागरिकों को ही काउंट करते हैं, ठीक है दोस्तों, इसमें आ जाती है। अब जो हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है, GNP हमें जो प्राप्त हो जाता है, उसमें से क्या होता है, जो भी वस्तु एवं सेवाएं एक समय के साथ उसमें क्या होता है, एक समय के साथ उसमें मूल्य ह्रास हो जाता है। जो मूल्य ह्रास दर को घटाने के बाद हमें NNP प्राप्त हो जाता है। मूल्य ह्रास दर को घटाने के बाद हमें क्या दोस्तों प्राप्त हो जाता है, NNP प्राप्त हो जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। अब जो राष्ट्रीय आय आ जाती है उसी पे हम लोग प्रति व्यक्ति आय निकाल लेते हैं आसानी से। राष्ट्रीय आय जो आ जाती है हमारे पास, उसी पे प्रति व्यक्ति आय निकाल लेते हैं।
राष्ट्रीय आय आ जाती है। राष्ट्रीय आय को दोस्तों, राष्ट्रीय आय हमारे पास क्या होती है, एनएनपी होती है। एनएनपी में क्या करते हैं, एनएनपी में हम लोग भाग देते हैं जो किसी भी देश की जनसंख्या का, यानी कि देश की जनसंख्या जो भी है, जितनी भी है जनसंख्या है, देश की जनसंख्या का भाग देने पर, देश की जनसंख्या का दोस्तों भाग देने पर तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, देश की जनसंख्या का भाग देने पर दोस्तों हमें प्राप्त हो जाता है प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। दोस्तों ध्यान रखना, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है, यानी कि राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या का भाग देने पर हमें दोस्तों प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं जीडीपी क्या होती है। जीडीपी दोस्तों यहाँ पे देश की नागरिक नहीं, इसमें किसी भी देश की सीमा के भीतर क्या रहता है, देश की सीमा के भीतर, देश की सीमा के भीतर, यानी कि सीमा के भीतर जो भी वस्तु एवं सेवाएं उत्पादित की जा रही हैं, यानी कि देश के नागरिकों की जगह यहाँ किसी भी देश की सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य को हम लोग जीडीपी कह देते हैं। वो भी अवधि प्राय 1 वर्ष की, वित्तीय वर्ष की रहती है। जो जीडीपी हमें प्राप्त हो जाती है, जीडीपी जो प्राप्त होती है उसमें मूल्य ह्रास दर अगर घटा देते हैं तो हमें एनडीपी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाल गंगाधर तिलक जी की द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचना कौन सी, आपको बताना है। ऑप्शन ए हिंद स्वराज, ऑप्शन बी भवानी मंदिर, ऑप्शन सी गीता रहस्य, ऑप्शन डी नील दर्पण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन सी गीता रहस्य। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक जी की एक महत्वपूर्ण कृति है। तो दोस्तों ये किस भाषा में लिखी गई, ये भाषा मराठी में लिखी गई दोस्तों है, मराठी भाषा में लिखी गई है, मराठी भाषा में लिखी गई। इसी पुस्तक को दोस्तों यानी कि कर्मयोग शास्त्र भी कहा गया है। इसी पुस्तक को दोस्तों कर्मयोग शास्त्र भी कहा गया है, कर्मयोग शास्त्र भी कहा गया है। दोस्तों ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए तो ये कर्मयोग शास्त्र की रचना इसी पुस्तक को कहा गया है। अन्य ऑप्शंस की बात, अन्य बाल गंगाधर तिलक जी की एक और दोस्तों प्रसिद्ध रचना है, उसे ध्यान रखना, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। वेदास दोस्तों हो सकता है या कभी कभी आर्यंस भी लिखा रहता है, आर्यंस। दोस्तों ध्यान रखना, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास या आर्यंस बाल गंगाधर तिलक जी की ही रचना है। अन्य ऑप्शंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। हिंद स्वराज किन की रचना है, हिंद स्वराज दोस्तों महात्मा गांधी जी की रचना है। हिंद स्वराज दोस्तों किसकी रचना है, महात्मा गांधी जी की रचना है। हिंद स्वराज दोस्तों किसकी रचना है, हिंद स्वराज दोस्तों महात्मा गांधी जी की रचना है। भवानी मंदिर दोस्तों किसकी रचना है, भवानी मंदिर दोस्तों अरविंद घोष जी की रचना है, अरविंद घोष जी की रचना दोस्तों। अन्य ऑप्शंस की दोस्तों बात कर लेते हैं। नील दर्पण दोस्तों किसकी रचना, नील दर्पण दोस्तों दीनबंधु मित्र जी की रचना है, दीनबंधु मित्र जी की दोस्तों रचना है, किनकी, दीनबंधु मित्र जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश जिसे दिया वो धर्म चक्र प्रवर्तन का है, वो स्थान कहाँ पर है, यानी कि जहाँ धर्म चक्र प्रवर्तन किया बुद्ध जी ने वो स्थान कहाँ पे दोस्तों आपको बताना है। वो स्थान दोस्तों कहाँ पे, ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी मगहर, ऑप्शन डी बोधगया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन बी सारनाथ। सारनाथ में ही दोस्तों बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, यानी कि सारनाथ में ही प्रथम उपदेश दिया था। ये यूपी के वाराणसी में दोस्तों, ध्यान रखना यूपी के वाराणसी में है। ठीक है दोस्तों, कुशीनगर में दोस्तों क्या हुआ था, कुशीनगर में दोस्तों बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण स्थल है। बुद्ध जी का क्या है दोस्तों, महापरिनिर्वाण स्थल है दोस्तों, ध्यान रखना महापरिनिर्वाण स्थल। महापरिनिर्वाण को दोस्तों बोलते हैं जहाँ पे बुद्ध जी को निर्वाण प्राप्त हुआ, जहाँ पे बुद्ध जी स्वर्गवास हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मगहर दोस्तों क्या, मगहर दोस्तों संत कबीर जी से संबंधित है, संत कबीर जी से संबंधित है, संत कबीर जी का महाप्रयाण स्थल है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे बुद्ध जी का, यहाँ पे संत कबीर जी का स्वर्गवास हुआ था, महाप्रयाण स्थल इसे बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना महाप्रयाण स्थल है। बोधगया दोस्तों बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी दोस्तों, ध्यान रखना बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, बुद्ध जी को दोस्तों ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, बोधगया कहाँ पे दोस्तों, बोधगया बिहार में है। ये कहाँ पे दोस्तों, ध्यान रखना बोधगया बिहार में है, और ये तीनों स्थल
यूपी में है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न दर्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही रूप से दोस्तों व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन ए देख लो दोस्तों, पालघाट, भोरघाट, थालघाट। ऑप्शन बी थालघाट, भोरघाट, पालघाट। ऑप्शन सी पालघाट, थालघाट, भोरघाट। ऑप्शन डी भोरघाट, पालघाट, थालघाट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन बी रहने वाला है, यानी कि थालघाट, भोरघाट, पालघाट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं और इसका इसमें मैप भी दिया गया है। तो दोस्तों देखो, थालघाट जो दर्रा ये है, थालघाट दोस्तों दर्रा ये मुंबई को दोस्तों किससे अलग करता है, मुंबई को नासिक से अलग करता है, यानी कि मुंबई और नासिक रोड पे थालघाट दर्रा स्थित है। जो भोरघाट दर्रा स्थित है मुंबई और पुणे के मार्ग को अलग करता है, जो मुंबई और पुणे के मार्ग को भोरघाट दर्रा अलग करता है। और जो पालघाट दर्रा है वो यानी कि केरल और तमिलनाडु की सीमा पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, केरल और तमिलनाडु को दोस्तों इस अलग करता है ये दर्रा। यहाँ पर ऊपर दोस्तों यहाँ पे पालघाट दर्रा है, जो ऊपर दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, और नीचे दोस्तों अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी और अन्नामलाई जो पर्वत श्रेणी है उनके बीच में दोस्तों जो गैप है उसे पालघाट दर्रा दोस्तों कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अन्य दर्रे देख लेते हैं। जो दोस्तों जम्मू कश्मीर का एक बुर्जिल दर्रा है, पीरपंजाल दर्रा, पीरपंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रा दोस्तों है। इसके अलावा कराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा दोस्तों है। ठीक है दोस्तों, कराकोरम दर्रा हो गया। अन्य दोस्तों दर्रे इसमें दिए गए, इसमें देख लो दोस्तों, नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा दोस्तों सिक्किम में स्थित है। और इसके अलावा दोस्तों एक लिपुलेख दर्रा जो भारत और नेपाल सीमा के पास स्थित है। नीति दर्रा, माना दर्रा दोस्तों इसमें भी देख लो ये उत्तराखंड में स्थित है। रोहतांग दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिला दर्रा दोस्तों जहाँ से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है वो सिपकिला दर्रा दोस्तों है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना दोस्तों कहाँ पर स्थापित हुआ आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए कानपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आसनसोल पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी सिसरा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी जेके नगर पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका लौह इस्पात कारखाना पहला तो देश का स्थापित हुआ दोस्तों ऑप्शन बी आसनसोल पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर दोस्तों 1874 में दोस्तों यहाँ पे कुल्टी नामक स्थान, कुल्टी आसनसोल के पास एक कुल्टी नामक स्थान में ये स्थापित हुआ। यहीं पर दोस्तों बराकर नदी यहाँ से बहकर निकलती है, बराकर नदी दोस्तों निकलती है। ठीक है दोस्तों, बराकर नदी जलापूर्ति करती है इस यानी कि लौह इस्पात कारखाने को। ठीक है दोस्तों, सिसरा की बात कर लेते हैं। सिसरा दोस्तों पहला जूट कारखाना यहाँ स्थापित हुआ। जूट कारखाना दोस्तों पहला स्थापित हुआ, यानी कि जो फर्स्ट जूट कारखाना था, फर्स्ट जूट कारखाना था यहीं स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ दोस्तों, 1859 में दोस्तों स्थापित हुआ। बात कर लेते हैं जेके नगर पश्चिम बंगाल की। दोस्तों जेके नगर पश्चिम बंगाल में पहला एल्युमिनियम कारखाना स्थापित हुआ। फर्स्ट एल्युमिनियम कारखाना यहाँ स्थापित हुआ, फर्स्ट एल्युमिनियम कारखाना यहाँ स्थापित हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ फर्स्ट एल्युमिनियम कारखाना स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ दोस्तों, 1937 में स्थापित हुआ। ध्यान रखना दोस्तों, 1937 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के संस्थापक सदस्य कौन थे, यानी कि संस्थापक थे। तो आपको बताना भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, यहाँ कांग्रेस नहीं है कॉन्फ्रेंस है। तो बताना ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन बी ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है एस.एन. बनर्जी। एस.एन. बनर्जी जी ने कोलकाता में, एस.एन. बनर्जी जी ने कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों, इसकी स्थापना 1883 में की थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले इसकी स्थापना की थी। ए.ओ. ह्यूम को दोस्तों किसके लिए जानते हैं, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी, 1885 में दोस्तों की थी। 1885 में की थी, 1885 में की थी। कहाँ की थी दोस्तों, बॉम्बे में की थी। ध्यान रखना दोस्तों, बॉम्बे में की थी। ठीक है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को किसके लिए जानते हैं, इनकी दोस्तों एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दोस्तों। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दोस्तों। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की दोस्तों स्थापना की कहाँ पे की थी, लंदन में दोस्तों की थी। ध्यान रखना दोस्तों, लंदन में की थी। ठीक है दोस्तों, फिरोज शाह मेहता की बात कर लेते हैं दोस्तों। इन्होंने किसकी स्थापना की थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के ये संस्थापक सदस्य थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के दोस्तों ये संस्थापक सदस्य थे दोस्तों। ध्यान रखना,
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्रिटिश भारत सरकार में किस अधिनियम को मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। तो ब्रिटिश भारत सरकार में किस संविधान को मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। ऑप्शन ए 1935 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1909 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन ए 1935 का अधिनियम। 1935 अधिनियम इसके विस्तृत होने के कारण इसे मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। इसकी बात कर लें दोस्तों, इसमें टोटल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी दोस्तों। इसमें 321 अनुच्छेद थे दोस्तों। टोटल कितने 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ थी दोस्तों। 10 अनुसूचियाँ थी दोस्तों। इसमें काफ़ी सारे प्रावधान किए गए जो भारत में बाद में भारतीय संविधान में भी शामिल किए गए, तभी इसे 1935 के अधिनियम को मिनी संविधान का दर्जा दिया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अन्य ऑप्शंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1935 के अधिनियम के कुछ प्रावधानों की बात कर लेते हैं। मुख्य जो प्रावधान है दोस्तों, इसमें क्या किया गया, एक ध्यान रखना दोस्तों, इसमें केंद्र में द्वैध शासन इसी के द्वारा लाया गया। क्या केंद्र में द्वैध शासन लाया गया। केंद्र में दोस्तों द्वैध शासन की स्थापना इसी अधिनियम के माध्यम से की। द्वैध शासन में क्या होता था दोस्तों, द्वैध शासन में यानी कि आरक्षित और हस्तांतरित विषय बनाए जाते थे। यानी कि आरक्षित दोस्तों और हस्तांतरित विषय में यानी कि जो भी विषय होते थे आरक्षित और हस्तांतरित में उनको बांट दिया जाता था, हस्तांतरित। ठीक है दोस्तों, द्वैध शासन इसमें लाया गया। जो राज्यों में जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसे समाप्त किया गया। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। इसमें प्रांतों को स्वायत्तता दी गई दोस्तों। प्रांतों को दोस्तों इसमें स्वायत्तता दी गई। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसे समाप्त किया गया। जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसे समाप्त किया गया। द्वैध शासन दोस्तों समाप्त किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन इसमें समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया। तो ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 52वां, ऑप्शन डी 61वां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें दोस्तों विधिक अधिकार का दर्जा इसे दिया गया। देख लेते हैं दोस्तों 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था दोस्तों। 1978 में किया गया था दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन दोस्तों 1978 में किया गया था। ध्यान रखना दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन, अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं जिसमें 42वां संविधान बहुत ही फेमस संविधान संशोधन, इसे भी दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया। यानी कि अगर संविधान संशोधन की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन है जिसे मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। ठीक है दोस्तों, किसे मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए जान लेते हैं दोस्तों। इसी में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। क्या दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसी संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे दोस्तों, प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। इसके बाद दोस्तों 2002 में 86वें संविधान संशोधन से शिक्षा के अधिकार का 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, किसकी सिफारिश पे मूल कर्तव्य जोड़े गए, स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे दोस्तों। ध्यान रखना, स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे दोस्तों जोड़े गए। स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे दोस्तों जोड़े गए। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे जोड़े गए। 52वां संविधान संशोधन हमारा दोस्तों कब किससे संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन दोस्तों दल बदल से संबंधित है। ध्यान रखना, दल बदल से संबंधित है। दल बदल से संबंधित, इसी में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों। 52वें संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान से। 61वां संविधान संशोधन दोस्तों किससे संबंधित है। इसमें 61वां संविधान संशोधन दोस्तों इसमें जो मतदान की आयु थी, 61वें संविधान संशोधन में मतदान की जो आयु थी दोस्तों 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 21 से घटाकर 18 कर दी गई। ये 1989 में दोस्तों हुआ था। 1989 में संविधान संशोधन हुआ था। इसमें मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। ठीक है दोस्तों, आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो में अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।